औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो दो जहानों का मालिक है और लाखों करोड़ों दरूद सलाम उसके प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे, ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या इमरान खान का जादू वाकई सर चढ़कर बोल रहा है, या जितने सर्वे या जितनी उनकी मकबूलियत के ग्राफ दिखाए जा रहे हैं वो असली हैं या नकली, और इंतखाबात के बाद क्या होने जा रहा है और क्या कुछ नताइज हो सकते हैं, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, मुल्क भर में इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियाँ आज की डेट तक अरूज पर है। आज जल्द से जलूस शुरू हो चुके हैं। ताहम 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात का रास्ता तय करना या ये बताना कि कौन जीतेगा आसान नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें गिरावट का शिकार हैं और आवाम किसी पर भी मुकम्मल इन्हिसार करने के लिए तैयार नहीं। मीडिया भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सेंसरशिप का शिकार है और कौमी सूबाई निगरान हुकूमतों ने भी कोई ख़ास कारनामे सर अंजाम नहीं दिए। अगर हम 2018 के इंतखाबात पर एक नज़र डालें तो आने वाले इंतखाबात के बारे में मंजरनामा खासी हद तक क्लियर हो जाता है। 2018 में सबसे बड़ा मसला ये था कि प्रोजेक्ट इमरान की कामयाबी के लिए किस तरह नवाज शरीफ को मैदान से बाहर रखा जाए। इसी तरह आइंदा इंतखाबात में आइंदा इंतखाबात हैं वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाज़ हल्के इमरान खान को किसी भी सूरत में मैदान में लाना चाहते हैं और बाज़ हल्के इन्हें हर सूरत में मैदान से बाहर रखना चाहते हैं। इस वक्त लोगों में इमरान खान की मकबूलियत के कई पहलू हैं। इनमें राय अमा के जायजे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रद्द अमल और 9 मई 2023 के वाक़यात के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की जानब से जारहाना हिकमत अमली शामिल है। लोग बहुत रिएक्ट करते हैं खान साहब की जब बात आती है। लेकिन दोस्तों, इमरान खान का जादू क्या है? इस सवाल ने बहुत से सियासी तज्जिया निगारों को परेशान कर रखा है। कुछ लोग मकबूलियत की वजूहात को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। वो मानते ही नहीं कि इमरान खान साहब मकबूल है, वो कहते हैं ये सब ऐसे ही है। इनके ख्याल में राय शुमारी या तो पेशा वाराना तौर पर नहीं की गई या किए जाने वाले तमाम सर्वे जाली हैं। इमरान के हक में सोशल मीडिया पर भरपूर सरगर्मियाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भरपूर उनके हक में आवाज़ उठाना और सियासी हैजान अंगेज़ी, ये सब पीटीआई की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। ऐसा लग रहा है कि मखसूस नताइज और इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत को मतनाज़ा बनाने के लिए पीटीआई की जानब से खुसूसी तैयारी कर ली गई है। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, मुल्क का सियासी मंजरनामा गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। मुख्तलिफ जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इंतखाबात इस्तेहकाम का बाइस बन सकेंगे पाकिस्तान के लिए? क्या आइंदा इंतखाबात भी उम्मीद की कोई किरण फराहम कर सकते हैं? इन तमाम सवालात ने हर जी शऊर पाकिस्तानी को चकरा कर रख दिया है। दोस्तों, इमरान खान का जादू असली है या नकली, जैसे मैंने शुरू में बताया है, यह तो बहरहाल तय है कि वो सर चढ़कर बोल रहा है। इस जादू की बुनियाद दर हकीकत कप्तान का बयानिया है। ये बयानिया हम बमुकाबला उन, दोस्त बमुकाबला दुश्मन, अच्छे बमुकाबला बुरे पर मुश्तमिल है। लोगों के जहन में उम्दगी के साथ ये बयानिया रासख होता है। इब्तदाई तौर पर इमरान खान की शोहरत में एस्टेब्लिशमेंट के लाडले के तौर पर उनकी शोहरत थी। ताहम हालात ने गुड बुक बाजी पलटी और वो बैड बुक में चले गए। उनकी शोहरत को मजीद दवाम 9 अप्रैल 2022 की तहरीके अदम एतमाद के बाद मिला। असल में वैसे तो ज़ाहिर आपको भी पता है कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो जितने बाई इलेक्शन हुए थे उनमें से ज़्यादातर इमरान खान हारते जा रहे थे। फिर ये समझ लें कि उन पर अल्लाह का करम हुआ कि उनकी हुकूमत तहरीके अदम एतमाद के बाद चली गई, तो उसके बाद वो और ज़्यादा मकबूल हो गए। सियासी तज़ियनगार इमरान खान को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, ब्राज़ील के जेयर बोल्सोनारो
बोल्सोनारो और हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जैसे लीडरों की तरह एक पॉपुलिस्ट लीडर के तौर पर देखते हैं। एक पॉपुलिस्ट के तौर पर कप्तान ने इस निज़ाम की तब्दीली, नौजवानों के लिए मुलाजमतों की फ्राहमी और मौरूसी लीडरों को अवाम के दुश्मन करार देने का बीड़ा उठाया। उनका बुनियादी टारगेट पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद रखने वाला मुतवस्सित तबका था। दौरे जदीद में पॉपुलिज्म को जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत की नफी समझा जाने लगा है, चाहे वह ब्राज़ील हो, हंगरी हो, इटली हो या हिंदुस्तान या फिर पाकिस्तान। आलमी सियासी माहिरीन के मुताबिक पॉपुलिज्म सियासत को गैर फाल अदारा बनाता है। इस पॉपुलिज्म में लीडर को मसीहा समझा जाता है। लोगों को दूसरे सियासतदान गुज़श्ता हुकूमतों के खिलाफ मुतहर्रिक करते हुए मुहिम के खाली वादों का एक तूफान खड़ा कर दिया जाता है। नर्गसियत पॉपुलिस्टों की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वो अपनी ही बयानबाजी के कैदी बन जाते हैं। इस तरह वो ज़मीनी हक़ाइक़ और बदलती हुई सूरत हाल को समझने और उसके साथ एडजस्ट होने से महरूम रह जाते हैं। कुछ पॉपुलिस्ट जैसे मोदी और एर्दोगान ने ज़िंदगी भर सियासी निज़ाम के ज़रिए काम करते हुए वक्त गुजारा और इस तरह हकीकी सियासत पर मबनी सियासी जहानत तैयार की। ताहम सियासी निज़ाम से अरसा दराज बाहर रहने या सियासत में देर से आने वाले इमरान खान ने सियासी खुदकशी के मतरादफ फैसले किए। सियासी माहिरीन के मुताबिक कप्तान ने सबसे बड़ी गलती ये की कि इस्टेब्लिशमेंट में अपनी ताकत की बुनियाद को अलग करके फौजी अफसरान में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की और इस तरह इसकी क़यादत को तकसीम कर दिया, जिससे उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया। इस तरह इमरान खान ने पार्टी के बड़े रहनुमाओं के मशवरे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हारने के बाद अपनी पार्टी के अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया कि कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। ये बिल्कुल गैर तसव्वुराती कदम था, जिसने इमरान खान को खुद डी प्लेटफॉर्म कर दिया, यानी वो सिस्टम से आउट हो गए। नाज़रीन इकराम, तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में पीटीआई हुकूमत का खात्मा हुआ तो पीटीआई के 100 से ज़्यादा एमएनएस नए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत को टफ, यानी उसका नाम पीडीएम था, को टफ देने के लिए पार्टी के फ्लोर को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते थे। ताहम इस्तीफ़ों के बाद इमरान खान के पास सड़क पर आने के अलावा कोई चारा न था। बाद-ए-ज़ां पीटीआई ने इस्तीफ़े वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद एक बार फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों को तहलील करने के गलत फैसले का इंतखाब किया। इमरान खान ने पंजाब और केपी के 2 वज़ीर आला के साथ साथ अपनी पार्टी के अरकान को उनकी इस राय को सरासर नज़रअंदाज कर दिया कि उन्हें सूबाई हुकूमतें तहलील नहीं करनी चाहिए। इसके बाद यह हुआ कि साबिक वज़ीर आज़म ने कदरे मायूसी के आलम में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक दुश्मनी पर मबनी बयानिया तैयार करना शुरू कर दिया और पार्टी लीडर्स और कारकुनों को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबले के लिए मुतहर्रिक किया। 9 मई इस तनाज़र में एक मजमूई गलत हिसाब किताब का ही नतीजा था। इसके नतीजे में प्रेस कॉन्फ्रेंसों और टीवी इंटरव्यूज़ के जरिए एमएनएस और एमपीएस के दबाव की वजह से इस्तीफ़ों ने तहरीक इंसाफ की ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। इमरान खान और पार्टी के दीगर अहम रहनुमाओं के खिलाफ अदालती मुकदमात ने अमली तौर पर पीटीआई को इंतखाबी मैदान से बाहर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतीजे को तस्लीम न करने और इसके बल्ले के इंतखाबी निशान को वापस लेने के फैसले ने सोशल मीडिया पर लेवल प्लेइंग फील्ड के मुनाफी समझते हुए शोर मचा दिया, जो किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त था। इस तरह पार्टी के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी को बड़े पैमाने पर इब्तदाई तौर पर मुस्तरद किए जाने ने इंतखाबात की कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए, जो कि हर दफ़ा उठाए जाते हैं। दोस्तों, 4 जनवरी को द इकोनॉमिस्ट में शाये होने वाले अपने मजमून में इमरान खान ने अप्रैल 2022 में अमेरिका पर उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया और फिर सियासी भूचाल पैदा कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है
کہ پی ٹی آئی کے انتخابی امکانات کیا ہیں۔ ملک بھر میں عمران خان کی مقبولیت بنیادی طور پر پنجاب اور کے پی کے میں زیادہ ہے، انہیں انتخابی فتح بھی یہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کی سیاسی جماعت کے انتشار اور انتخابی عمل سے بطور سیاسی جماعت بے دخلی کے بعد ان کا فتح کی جانب سفر انتہائی کٹھن نظر آتا ہے۔ اب دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر کیا تھا کہ کیا پاکستان شاید میں بھول گیا ذکر کرنا کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون جیسے موجودہ حالات میں جسے سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے یا بینیفیشری سمجھا جاتا ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر میں جانا ہوگا۔ پی ایم ایل این کے قائد نواز شریف آہستہ آہستہ ضیاء الحق کے کھلے عام مذہبی ایجنڈے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ امن اقلیتوں کے ساتھ رواداری اور نسلی جماعتوں کو جائز اتحادی شراکت داروں کے طور پر قبول نہ کرنے کے بارے میں اپنے لبرل پروفائل کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ انہوں نے 1993 اور 1999 اور 2017 میں وزیر اعظم کے عہدے سے برطرفی کے بعد ہر بار ملکی سیاست کے مرکزی مرحلے میں واپس آنے کی قابل ذکر صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تاہم نواز شریف کے پاس 2024 میں بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا ترقیاتی ایجنڈا ختم ہو چکا ہے۔ خاص طور پر 2022-23 میں پی ڈی ایم اتحاد کے وزیر اعظم کے طور پر ان کے بھائی شہباز شریف کے حکمرانی کا جو دور تھا وہ مایوس کن ان کا ریکارڈ رہا۔ اس کے بعد ان کا کوئی بھی چورن بکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ان کی سب سے بڑی کمزوری خاندانی سیاست ہے جو اس وقت عوام میں بالکل بھی قابل قبول نہیں۔ پارٹی کے اعلیٰ طبقے 3 دہائیوں سے شریف خاندان کے دیگر حکومتوں میں کابینہ کا حصہ رہے، سارے ان کے افراد۔ جماعت میں شاید ہی کوئی نئی اور جدید سوچ رکھنے والا یا مفکر ہو۔ تنظیمی درجہ بندی میں نوجوانوں کی نمائندگی نہیں ہے اور نہ ہی پالیسی سازوں، ٹیکنوکریٹس اور امیج بنانے والوں کے طور پر ذمہ دار عہدوں پر انہیں کوئی جگہ ملتی ہے۔ ناظرین اکرام، ان سب کے باوجود مسلم لیگ نون ممکنہ جیتنے والوں کی جماعت ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سٹریٹ فالوئنگ کا پروفائل غیر معمولی ہے۔ جب پارٹی نے اکتوبر 2023 میں نواز کی وطن واپسی کا جشن منانے کے لیے ملائے پاکستان کے پارک میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا تو لاہور شہر کو متحرک کر دیا گیا۔ البتہ بیانیے کی تشکیل، منشور لکھنے اور عوامی ریلیاں منعقد کرنے میں پارٹی کے ذہین افراد کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ جیسے یہ بیانیہ، یہ رونقیں کہیں اور سے تشکیل دی گئی ہیں۔ ناظرین، اس بارے میں بھی کوئی قیاس نہیں کہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی کے درمیان موجودہ انتخابات میں مقابلہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے ضرور جائیے گا۔ آپ اس شخص کو چنیے گا، اس پارٹی کا انتخاب کیجیے گا جو آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے بہتر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔